सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है आपका प्लांट और एनिमल कोशिका जो है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताया था। तो उससे आगे का टॉपिक आज आप जानोगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जो बायोलॉजी है ये कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ये एक तरह का आपको समझ लो कि एक नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है और ये प्रॉपर व्यू के साथ आप अच्छे से समझना और इसे कॉपी में नोट्स करते चलना और ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप बाद में एग्ज़ाम के समय में रिवाइज भी कर लोगे। तो प्लांट और एनिमल कोशिका ये सब आपका हमने पहले भी बता दिया था। तो ये आपका जो टॉपिक था बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला था। जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं घुमा फिरा के बता देता हूँ, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। प्लांट और एनिमल कोशिका जो होता है यानी कि प्लांट को हम बोलते हैं पादप तथा जंतु। जंतु में हम लोग आते हैं, एनिमल हो गया, जंतु हो गया, पादप यानी प्लांट हो गया। तो एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप सबको। पादप तथा जंतु दोनों कोशिका यूकेरियोटिक, यहाँ पे देखो यूकेरियोटिक और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। जो पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका जो है यूकेरियोटिक होती है और ये लगभग दोनों की कोशिका समान होती है। और कुछ कोशिकीय संरचना के दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। जैसे पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर इस प्रकार से हैं। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि यहाँ पे पहला टॉपिक समझना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसके कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जो एनिमल होता है उनमें जो होता है कोशिका भित्ति का अभाव होता है, नहीं होता है। और जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। और जंतु कोशिका में का जो बाहरी परत है उसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं अभी भी जस्ट बता दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। और पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। इसको भी आप समझ लेना। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो स्पीड से, तो आप पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर व्यू के साथ मैंने वहाँ पे बताया हुआ है अच्छे से, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसको या रिवाइज करके भी देख सकते हो। पहले होता है क्या है कि मैं आपको जब बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा जो है विजुअलाइज करें मेमोरी में, ताकि आपको याद हो सके। अब देखो यहाँ पे पाँचवा टॉपिक आपका इसमें इसी का टॉपिक है, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ये नोट कर लेना। और हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो वो अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा ले। अगर आप 144 पीसी पे देख रहे हो, आप 240 कर लो या आप 440 कर लो। अपना वीडियो का जैसे क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको दिखने लगेगा। तो आप प्लीज़ अपना वीडियो का जो सेटिंग से जो है अपना क्वालिटी बढ़ा लें, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ दिख पाए और आप अच्छे से स्टडी कर पाओ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये भी नोट कर लेना। अब पादप कोशिका की राजधानी काफ़ी बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफ़ी छोटी होती है। ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। अब पादप कोशिका में ऊर्जा जो होता है भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। जो प्लांट होते हैं ना, तो उसके बारे में बात हो रही है। पादप मतलब प्लांट ही समझ लेना। पादप कोशिका में ऊर्जा जो होता है ये भोजन का संग्रह जो है इसमें स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें, हम लोगों में जो होता है यानी एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का जो होता है संग्रह होता है, मतलब जमा होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पादप कोशिका में सीलिया जैसा प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता है। तो सीलिया प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता पादप कोशिका में सीलिया जैसा। तो सीलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तो इसलिए सीलिया जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसे भी नोट कर लेना। एनिमल एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है आपका, ये है आपका विसरण यानी डिफ्यूज़न और परासरण यानी ओस्मोसिस। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको किसी टॉपिक को समझने के लिए होता क्या है कि आप एक एक टॉपिक को पकड़ें, उसके बाद उस टॉपिक का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो उसे आप क्लियर कर लें। अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्त को बताने का कोशिश करो
और इससे होगा क्या, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, उसके बाद वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, जिस कारण से आप फिर नहीं भूल पाओगे, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो विसरण को समझते हैं। तो अब ये टॉपिक को लेते हैं विसरण को। तो विसरण और प्राशन क्या होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो पोषक पदार्थों, यहाँ पे देखो पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका में अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना। अब जो पोषक पदार्थों जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक पदार्थों उसी को बोल रहे हैं कि पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक जो पोषक पदार्थों सजीवों के प्रत्येक कोशिका में जो सजीव जो हैं उनके प्रत्येक कोशिका में पहुंचना, न्यूट्रिशन का प्रत्येक कोशिका में पहुंचना तथा कोशक में अनुपयोगी जो अनयूजलेस हो गया, अनुपयोगी या हानिकारक जो पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र और इस दौरान जो है सजीवों में जो होता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चलता है। क्या चलता है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। जैसे कि हम लोगों के शरीर में जो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए, या जो न्यूट्रिशन होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए जो एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ऐसे आप एज इट इज समझ लें, तो बने होते हैं जिससे वो बाहर निकाला जाता है। और पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा प्रसरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और प्रसरण में विसरण तथा यानी डिफ्यूजन और जो ओस्मोसिस है, ये दोनों का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विसरण तथा प्रसरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होती है। और इस दौरान जो है इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये शरीर का काम है जो विसरण और ओस्मोसिस यानी डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का कार्य करती है शरीर, और इसमें ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है। तो आपको एज इट इज़ यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। क्लियर? अब चलिए समझाता हूँ मैं आपको विसरण। चलिए इस टॉपिक को पकड़ते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो डिफ्यूज़न समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कीजिए जो डिफ्यूज़न के बारे में बोल रहे हैं, यानी विसरण। द्रव हो गया, गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। अब होता क्या है कि आप इमेजिन करो कि अधिक सांद्रता मतलब गाढ़ा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, आपको डॉट डॉट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, डॉट डॉट करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा डेंस है यानी ज़्यादा गाढ़ा है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे एक वॉल लगा देते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ एक छोटा सा जो है एक वॉल इस तरह से लगा हुआ है। तो ये होता है क्या कि अधिक डेंस यानी कि ज़्यादा गाढ़ा से ये जो जिधर गाढ़ा नहीं है उधर आने की प्रक्रिया को जो होता है, जो आते हैं, उससे हम ही विसरण कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप, इधर से इधर आने की यानी ज़्यादा गाढ़ापन से कम गाढ़ापन की आने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझा दिए। और इसको समझने यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको समझिए। द्रव हो गया, इसको इसमें आप द्रव भी ले सकते हैं या गैस भी ले सकते हैं, लिक्विड ले लो या सॉलिड, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, द्रव गैस तथा विलय के अणुओं, और इसका जो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, द्रव गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, और अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता। और इसी गति को विसरण कहलाता। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान तक, मतलब प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाते हैं। और ये प्राप्त स्थान पे ये समान रूप से आधा इधर आधा उधर यानी कि नहीं फैल जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक होते रहती है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहाँ उन अणु की सांद्रता कम होती है। ये भी नोट कर लेना। और प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र सिस्टम में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है, और एक पदार्थ का जो विसरण है दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। ये भी आप नोट कर लेना, इसको भी थोड़ा सा विजुअलाइज करना, समझ जाओगे। ये ज़्यादा भारी नहीं है, एक तरह का सिस्टम है जिसको समझना, यानी कि एक कार्य है जो शरीर किस तरह से, आपका शरीर कैसे काम करता है, विसरण क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। विसरण के उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसा यहाँ पे देखो, विसरण द्वारा गैस में, जैसे कि यहाँ पे देखो O2 तथा CO2 हो गया।
O2 तथा CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। ये भी आप लिख लेना। अब देखो पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। तीसरा, विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है, ये भी आप नोट कर लेना। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। जैसे सेंट आप लगाए हो अगर अपने शरीर में, तो आप ये समझ पाओगे कि जो सेंट है आपके पूरा जिस रूम में आप हो गया आपके आसपास विसरण के कारण ही वो फैल के सुगंध फैलाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है, यह द्वारा विसरण कहलाता है। यह भी विसरण ही कहलाता है, इसे भी नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो आगे, विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है, और जो आपको पता है विसरण की क्रिया जो है धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। और विसरण द्वारा स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या कम दूरी तक होती है। विसरण की दर पदार्थों का आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थों का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार का गति जो होता है छोटे आकार का जो पदार्थ है उसका जो विसरण होता है तेज गति से होता है, और अमूमन ये बात है कि बड़े आकार का तो स्लो ही होगा। तो ये भी आप समझ लिए हैं। तो अब चलिए समझाता हूँ मैं आपको परासरण क्या होता है। ओस्मोसिस, विसरण आपने समझ लिया है, अब ओस्मोसिस समझिए। परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु जैसे अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपरागमय झिल्ली। तो परासरण के प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिकांश सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो ये भी उसी प्रकार से, चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसके द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। एक वॉल लगाया मैं फिर से, चलिए एक वॉल लगाया इस तरह से, ठीक। तो अब इसमें भी हुआ क्या कि जो इधर देखो ज़्यादा, मान लेते हैं इधर ज़्यादा द्रव है, ठीक, या गैस भी आप समझ सकते हैं, द्रव ही समझो आप, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो अब ये इधर ज़्यादा है तो इधर से इधर आने की जो दर है तो उसके बारे में समझेंगे। परासरण की प्रक्रिया में तो विलायक के अणु जो होता है, यानी कि विलायक का जो अणु है इसमें दो चीज़ मिला हुआ है, एक चीनी मिला हुआ है, एक पानी मिला हुआ है, और बीच में ये फिल्टर का काम कर रहा है। ये वॉल आप देख पा रहे हैं जो ये आपका फिल्टर का काम कर रहा है। तो चीनी और पानी इसमें मिला हुआ है, ठीक। कि अब देखो यहाँ पे विलायक के अणु अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिकांश सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के इधर अधिकांश सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता, और ये जो है ये अधिक है, ये ज़्यादा है, और ये इधर कम है, तो इसकी ओर इधर से गमन करता है। तो इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस ये समझ लेना, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है, और ये प्रक्रिया जो है बिना जो अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ गई है आप लोगों को बात। अब देखो यहाँ पे परासरण द्वारा जल अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तब तक गमन करते रहते हैं जब तक अर्धपरागमय झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलन ना हो जाए। और ये तो आपको पता है कि दोनों तरफ जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो परासरण दाब जो है ओस्मोटिक प्रेशर जिसे आप कहते हैं, परासरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो कि अर्धपरागमय झिल्ली से होने वाले जल या विलायक के गमन को रोक देता है। यह क्या करता है, जल या विलायक के दर को रोक देता है, विलायक के गमन को रोक देता है। और परासरण दाब जो है विलयन में, परासरण दाब क्या करता है, विलयन में उपस्थित विलय के सोल्यूट के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। सोल्यूट सॉल्वेंट आपको पता चल गया, सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसका मात्रा ज़्यादा हो। जैसे कि चीनी पानी में आपको जो है जो लिक्विड है यानी द्रव्य है यानी वाटर, ये आपका हो गया सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या हो गया आपका, सोल्यूट आपका हो गया चीनी, शुगर। एज इट इज़ इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो परासरण के उदाहरण,
परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। तो ये भी आप नोट कर लेना परासरण के उदाहरण। दूसरा, पौधे के कोशिका में, अब इसको जो है स्मरण में रखते हुए आप पढ़ना, परासरण के उदाहरण है तो उसके बारे में देखेंगे परासरण का काम क्या होता है और ये अगर आप सोच लिए जिस चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लो कि वो चीज़ आखिर कह क्या रहा है, तो आपको तभी आप 70% समझ गए। दूसरा, पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। ये भी आप समझ लेना, ये एक तरह का एग्जाम्पल है आपका। परासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत यानी कि टर्गीड रहते हैं, जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये भी आप कर लेना नोट। पौधे के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का विसरण परासरण के द्वारा ही होता है। ये भी नोट कर लेना। अब पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। ये भी नोट कर लेना। ये सब एक तरह का एग्जाम्पल था जो मैंने सेट किया था, वो आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। आप लोग का कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, और अच्छे से आप इसका नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से रिवाइज करते चलिए। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे बिहार एसएससी में आपको पता है कि जो इसमें है आपको बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो आप अच्छे से पढ़ना थोड़ा सा। अब देखो परासरण का कोशिका के साथ संबंध, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कल, परासरण का कोशिका के साथ जो कैसा संबंध है वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही।